नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 25 जुलाई 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेख और संपादकीय को आधार बनाकर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के आधार पर जो संभावित मुख्य परीक्षा के प्रश्न होंगे उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज के अपने सत्र को प्रारंभ करने से पहले हम सत्र के विषय देख लेते हैं। हमारा पहला विषय है भारत की 5G महत्वाकांक्षा के लिए फाइबराइजेशन चुनौती, यानी ऑप्टिकल फाइबर को बिछाने की जो प्रक्रिया है भारत में, उसमें एक तरह से जो कार्य हो रहा है वो संतोषजनक स्थिति में नहीं है और इस कारण से 5G में भारत की जो प्रगति है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। उसी के अलग अलग पक्षों की हम चर्चा करेंगे। दूसरा, भारत का निवेश आधारित पुनरुद्धार। अर्थव्यवस्था में निवेश की स्थितियां जैसे जैसे मजबूत होंगी, हम अर्थव्यवस्था में रिकवरी या पुनरुद्धार की स्थिति कोविड-19 के बाद उतनी ही मजबूत देख पाएंगे। इसीलिए निवेश पर किस तरह से अर्थव्यवस्था की निर्भरता भारत में बढ़ाई जाए और निवेश को भी बढ़ाया जाए, उसके संदर्भ में आलेख में चर्चा है। तीसरा, तकनीक प्रयोग के अमानवीय पक्ष। जब भी हम किसी भी तरह की तकनीक को प्रयोग करते हैं और उसके लिए किसी भी प्रकार के मानवीय पक्षों को ध्यान में नहीं रखते हैं, इससे जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसकी हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। इन्हीं पक्षों पर इस आलेख में हम चर्चा करेंगे। आज का अंतिम आलेख होगा डब्ल्यूटीओ की मंत्रिपरिषदीय बैठक में विकसित देश, किस रूप में विकसित देशों की लाभ की स्थितियां बनी हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। और अंत में आज की चर्चा के आधार पर जो हमारे संभावित मुख्य परीक्षा के प्रश्न होंगे उनकी उत्तर संरचना की हम चर्चा करेंगे। आज का पहला विषय हम देखते हैं, द चैलेंजेस ऑफ फाइबराइजेशन अहेड ऑफ इंडियाज 5G डेप्लॉयमेंट। यह आलेख प्रश्न संख्या 9 पर सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इस आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है कि अगर हम भारत में किसी भी तरह से 5G तकनीक को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो किस तरह से इसमें जो फाइबर नेटवर्क हम बिछाना चाहते हैं वहां पर जो कमियां हैं वो एक बड़ी समस्या मानी जा रही है। जब भी हम ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क की बात करते हैं तो इसके माध्यम से इंटरनेट की सुविधाओं को तेजी से और स्थिर रूप में एक तरह से फैलाने में मदद मिलती है, यानी जो नेटवर्क है वहां पर एक तरह से स्थिरता बनी रहती है। तो जब हम 5G को भारत में आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं ऑप्टिकल फाइबर का जो पूरा हमारा नेटवर्क है जिसको बिछाने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, वहां पर जो समस्याएं हैं वो हमें देखनी होंगी। तो यहाँ पर एक शब्द उपयोग किया गया है, फाइबराइजेशन। फाइबराइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से हमारे जो रेडियो टावर होते हैं जहाँ से दूर संचार के सिग्नल भेजे जाते हैं और प्राप्त किए जाते हैं, उनको एक तरह से जोड़ने की प्रक्रियाओं को कहा जाता है। यानी ऑप्टिकल फाइबर की जो केबल है उसके माध्यम से अलग अलग हमारे जो दूर संचार के टावर हैं उनको आपस में एक तरह से जोड़ा जाता है और इस प्रक्रिया के माध्यम से प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो दूर संचार की सुविधाएं थोड़ी तेज होती हैं और नेटवर्क क्षमता को एक तरह से पूर्ण रूप में उपयोग करने में मदद मिलती है। साथ साथ हम 5G सेवाओं के शुरू करने की जब बात करते हैं तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो डाटा है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाएगा और इस आवश्यकता के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर का जो नेटवर्क है वो काफ़ी जरूरी है। ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क के उपयोग करने से हमें एक तरह से इंटरनेट की सुविधाओं को विस्तारित करने के लिए जो आवृत्ति की बैंडविड्थ है वो अधिक मिलती है और साथ साथ हमारा जो बैक हॉल है वो भी एक तरह से मजबूत होता है। बैक हॉल प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें, जो दूर संचार में अलग अलग हम डाटा का एक तरह से परिवहन करते हैं वहां पर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जब हम बैक हॉल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उच्च क्षमता वाली लाइन जिनके माध्यम से दूर संचार के जो डाटा है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। तो सही अर्थों में बैक हॉल को हम ये कह सकते हैं कि उच्च गति वाली लाइनें जो उच्च बैंडविड्थ को बहुत तेज गति से प्रसारित करने में सक्षम है। इस रूप में अगर हम देखें तो कहीं पर भी दूर संचार के टावर को अगर हम आपस में जोड़ना चाहते हैं तो ये जो बैक हॉल है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से सबसे ज़्यादा तेजी से जो डाटा ट्रांसफ़र करने का एक तरह से तंत्र है, जो ऑप्टिकल फाइबर की लाइनें हैं वो एक तरह से यहाँ पर होती हैं। तो इसीलिए माना जाता है जो बैक हॉल है उसको मजबूत करने के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर का जो नेटवर्क है वो बहुत ज़रूरी है और वो स्थिति अभी हमारे यहाँ थोड़ी सी कमज़ोर है। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखिए, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जो भी एक तरह से दूरसंचार का तंत्र संचालित होता है वहाँ पर बैंडविड्थ हमको अनंत रूप में मिल सकती है, यानी बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को एक तरह से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इससे कवरेज भी विस्तारित होता है, यानी बड़े एरिया को कवर किया जा सकता है। यहाँ पर विलंबता यानी आंकड़े जो भी एक तरह से भेजे जा रहे हैं उनको डाउनलोड करना या अपलोड करना, उसमें जो एक तरह से विलंब होता है वो बहुत न्यूनतम होता है और माना जाता है कि यहाँ पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप करके इंटरनेट की सुविधाओं को अगर किसी तरह से रोकने का प्रयास
प्रयास किया जाए तो वो एक तरह से काफ़ी यहाँ पर सुरक्षा मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर का जो नेटवर्क भारत में बिछा हुआ है, जिसके माध्यम से इंटरनेट की सुविधाएं एक तरह से दी जा रही हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो किसी भी तरह का मानवीय हस्तक्षेप करना या उसमें बाधा पहुँचाना आसान नहीं होता। तो इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को माना जाता है कि उच्च रूप में यह सुरक्षित भी होते हैं। तो यह भी कारण है कि ऑप्टिकल फाइबर का जो नेटवर्क है वो अलग अलग टावर के बीच में होना चाहिए, जिससे 5G की स्थितियों को हम आगे बढ़ा पाएं। आप ध्यान रखें, 5G में अगर हम देखें तो 4G की तुलना में जो टावर हैं उनकी संख्या एक तरह से ज़्यादा होगी और छोटे और अधिक संख्या में टावर एक तरह से स्थापित करने पड़ेंगे। तो इसीलिए उपभोक्ता और जो व्यवसाय हैं वहाँ पर कवरेज को एक तरह से मजबूत करने के लिए जो मोबाइल टावर हैं उनकी सघनता एक तरह से 5G में बढ़ेगी। और अगर आप टावरों की संख्या बढ़ाते हैं, आप कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में 4 टावर हैं और 5G कनेक्शन में आप कह रहे हैं कि इसी जगह पर मान लीजिए आप 9 टावर देने वाले हैं, तो इनको आपस में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना और यहाँ पर आपस में जोड़ना ये काफ़ी मुश्किल है। तो ये जो स्थिति है कि सभी दूरसंचार के टावर को आपस में ऑप्टिकल केबल से जोड़ दिया जाए, वो स्थिति भारत में बहुत तेज नहीं है। तो यहाँ पर हमें ऑप्टिकल फाइबर का जो विस्तार है वो करने की आवश्यकता है अगर हम 5G नेटवर्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर हम फाइबराइजेशन को लेकर भारत में कुछ समस्याओं की बात कर रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो भारत में जो स्थिति है उसको हम अगर देखें तो सामान्य तौर पर अगर हम देखें 5G में अगर हमें बदलाव करना है तो भारत में जो भी एक तरह से ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क है उसके संदर्भ में आप देखें कम से कम 16 गुना ज़्यादा हमको ऑप्टिकल फाइबर की आवश्यकता पड़ेगी जितना वर्तमान में है। तो ये तेजी से कैसे हो पाएगा? यहाँ पर अगर हम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च की 2021 की रिपोर्ट देखें तो इसमें कहा गया है कि भारत में केवल 33% ऑप्टिकल फाइबर एक तरह से जो भी मोबाइल टावर है उनके साथ में जुड़े हुए हैं, जबकि दक्षिण कोरिया में आप देखें 65 से 70%, यूएसए में, जापान में और चीन में आप देखें 80 से 90%। तो 5G तकनीक को हम अगर लाना चाहते हैं तो ये जो यहाँ पर कमी है, केवल 33% हमारे दूरसंचार के टावर ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े हुए हैं, वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें 16 गुना ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछाना है अगर हम 5G को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर हम भारत में प्रति व्यक्ति फाइबर किलोमीटर की बात करें, यानी हर व्यक्ति पर कितना ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क भारत में है, तो हम प्रमुख बाजारों की तुलना में कम है। किसी भी देश में अगर आदर्श स्थिति की बात करें तो फाइबराइजेशन की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आदर्श माना जाता है कि प्रति व्यक्ति 1.3 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क होना चाहिए। अब अगर हम जापान में देखें तो ये 1.35 किलोमीटर है, अमेरिका में 1.34, चीन में 1.3। इसकी तुलना में अगर हम भारत में देखें तो केवल 0.09 किलोमीटर। यानी हम कह सकते हैं जो विकसित देश हैं उनके मानदंड की तुलना में बहुत पीछे हैं। तो यहाँ पर हमको सुधार करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम समस्या अगर देखें तो अभी हमने देखा कि भारत में लगभग 30% टावर हैं जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, यानी 70% टावरों को हमको फाइबराइज करना पड़ेगा, यानी ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क से जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता है। तो यह एक तरह से निवेश कहां से आएगा? अगर हम नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन एंड सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया इनके आंकड़े देखें, अगले 4 साल में 15 लाख टावर लगाने के लिए करीब 2.5 लाख करोड़ की आवश्यकता होगी। तो ये एक तरह से जो निवेश है वो दूरसंचार के क्षेत्र में आवश्यक है। इस प्रकार का निवेश सरकार स्वयं करेगी या निजी क्षेत्र से प्राप्त करेगी, अभी ये स्पष्ट नहीं है। तो ये निवेश की एक तरह से जो स्थितियां हैं वहां पर सरकार को कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता है। दूसरी अगर हम प्रमुख चुनौती देखें फाइबराइजेशन को लेकर तो ये है राइट ऑफ वे। तो जब हम राइट ऑफ वे की बात करते हैं, ROW की बात करते हैं, तो ये एक तरह से ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क को बिछाने के लिए एक तरह से दी गई मंजूरी है। जब हम ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क को बिछाते हैं तो उसके संदर्भ में राइट ऑफ वे का जो अधिकार है वह भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे नियम 2016 के अंतर्गत एक तरह से भारत सरकार का जो दूरसंचार विभाग है उसके द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। तो ये जो नियम है इस आधार पर राइट ऑफ वे एक तरह से अधिकार दिए जाते हैं। आप ध्यान रखें, ये जो राइट ऑफ वे अधिकार होते हैं इसके माध्यम से अगर हम देखें तो ग्राउंड पर जो भी एक तरह से जमीन के अंदर ऑप्टिकल फाइबर की एक तरह से केबल बिछाई जा रही हैं उनके संदर्भ में एक तरह से प्रक्रियाएं होती हैं, नियम होते हैं कि किस आधार पर आपको कहीं पर ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछाना है। अब अगर हम देखें तो अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन नियमों को लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं जो राइट ऑफ वे का जो एक तरह से नियम है 2016 का उसको उन्होंने अपने यहाँ लागू नहीं किया है। इसीलिए इस तरह के राइट ऑफ वे के जो नियम है उनमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। आप किसी भी राज्य में देखें तो किसी भी राज्य के जिलों में या स्थानीय निकाय में आप देखें तो राज्य में एक तरह से राइट ऑफ वे की जो नीति है उसका ही पालन नहीं होता है। यहाँ पर आप ध्यान दें
केंद्र सरकार के जो नियम है राइट ऑफ वे के संदर्भ में, यानी ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क को बिछाने के लिए, वो राज्य मानते हैं या नहीं मानते हैं वो एक अलग विवाद है। राज्यों के खुद अगर देखें अपने अलग अलग जिलों में या स्थानीय निकाय में, उन नियमों को नहीं माना जाता है। यानी कई जिले और स्थानीय निकाय राज्यों में ऐसे हैं जो अपने स्वयं के उपनियम बनाते हैं। और अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो किसी भी राज्य के द्वारा जो 2016 का राइट ऑफ वे का नियम है, उसके अनुसार जो नीतियां बनाई जाती हैं, उन नीतियों से अलग हटके उन्हीं राज्यों में कई जिले और स्थानीय निकाय अपने स्वयं के नियम बनाते हैं। यानी केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, जिले या स्थानीय निकाय के स्तर पर राइट ऑफ वे के संदर्भ में नियम अलग हो जाते हैं। तो ये नियम में एक तरह से क्या है, एकीकरण की आवश्यकता है। और जब तक नियम में एकीकरण नहीं होगा, ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क को बिछा पाना आसान नहीं होगा। पिछले अक्टूबर 2021 में अगर हम देखें तो दूरसंचार विभाग के द्वारा राइट ऑफ वे के नियम में संशोधन किया गया है, जिसके माध्यम से एरियल ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछाया जा सकता है। यानी मान लीजिए कहीं पर बिजली की लाइन है या मान लीजिए दूरसंचार की लाइन है, तो उसके माध्यम से आप एक तरह से हवा में ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क भी बिछा सकते हैं, जो अभी तक जमीन पर एक तरह से अनुमति दी जा रही थी। तो जो स्ट्रीट लाइट के पोल हैं या ट्रैफिक लाइट के पोस्ट हैं, उनके माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर का जो केबल नेटवर्क है वो एक तरह से ओवरहेड यानी हवा में बिछाया जा सकता है। इसके लिए अगर हम पायलट प्रोजेक्ट देखें तो दिल्ली एयरपोर्ट पर एक तरह से संचालित किया जा रहा है। तो ये अक्टूबर 2021 में राइट ऑफ वे का जो नियम बदला गया है, माना जा रहा है इससे ऑप्टिकल फाइबर का जो नेटवर्क है भारत में, उसे बिछाने में मदद मिलेगी। 5G के संदर्भ में जो भी ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क से जोड़ने वाली बात की जा रही है, या बैक हॉल की हमने बात करी, जो उच्च एक तरह से क्षमता वाली डाटा ट्रांसफर करने वाली जो मजबूत लाइनें होती हैं, उनके संदर्भ में, तो यहाँ पर उपग्रह की जो सुविधाएं हैं, क्या उनका उपयोग यहाँ पर हो सकता है? तो उपग्रह संचार के व्यापक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में एज सर्वरों को उच्च क्षमता वाला बैक हॉल कनेक्टिविटी प्रदान कर सकते हैं, जिससे लागत प्रभावी मापनीयता के साथ स्थलीय नेटवर्क को एक तरह से पूरक बनाया जा सकता है। यानी हम उपग्रह के माध्यम से प्रमुख रूप से देखें तो अलग अलग जो टावर हैं उनके बीच में जो कनेक्टिविटी है उसके बनाने के काम को कर सकते हैं। और सैटेलाइट संचार 5G ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को उन क्षेत्रों में सुविधा प्रदान कर सकता है जहां, जैसे हम गांव की बात करें, द्वीपों की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, जहां पर आपका बुनियादी ढांचा आसानी से तैनात नहीं है या वहां पर बनाना संभव नहीं है। तो उन जगह पर उपग्रह कहीं ना कहीं 5G नेटवर्क को बढ़ाने में मदद करेगा। इसी के साथ साथ उपग्रह के आधार पर जो नेटवर्क है वो कार, जहाज़ों, हवाई जहाज़ों और हाई स्पीड ट्रेन, वहां पर भी 5G नेटवर्क को आगे बढ़ाने में एक तरह से मदद करेगा। तो यहाँ पर उपग्रह के आधार पर जो सेवाएं हैं वो बैक हॉल का एक तरह से उपयोग करके, यानी उच्च क्षमता वाली जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की लाइनें हैं उनका उपयोग हम एक तरह से उपग्रह के आधार पर कर सकते हैं, और इससे आपदा राहत में भी मदद की जा सकती है, आपातकालीन स्थिति में मदद प्रदान की जा सकती है। इसी के साथ साथ दुनिया में कहीं पर भी मनोरंजन या खेल के आयोजन किए जा रहे हैं, उनकी ब्रॉडबैंड जो कनेक्टिविटी है वो हम उपग्रह के आधार पर 5G की सुविधाओं के आधार पर आसानी से विस्तारित कर सकते हैं। पृथ्वी की निचली कक्षा में जो उपग्रह एक तरह से संचालित हो रहे हैं, उनके माध्यम से हम बैक हॉल की सुविधा एक तरह से दूरसंचार में दे सकते हैं, जहां पर हम उच्च क्षमता वाले जो ऑप्टिकल नेटवर्क हैं जिनसे बड़े पैमाने पर डाटा को ट्रांसफर किया जा सकता है, वो उपग्रह के माध्यम से भी स्थापित हो सकते हैं। इससे हम कनेक्टिविटी की सुविधा भी मजबूत कर सकते हैं। और माना जा रहा है कि 5G का मानक अपनाकर उपग्रह के माध्यम से प्रमुख रूप से इंटरनेट ऑफ थिंग्स और 5G एक तरह से जो निजी क्षेत्र है वो भी सुविधाएं उपभोक्ता को उपलब्ध करा सकता है। तो उपग्रह के माध्यम से जो सुविधाएं हैं उनको विस्तारित करने में जरूर मदद मिलेगी, लेकिन हमें फाइबराइजेशन की जो प्रक्रिया है उसे ध्यान रखना है, क्योंकि उपग्रह के माध्यम से हम दूर दराज के क्षेत्रों के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो जहां पर स्थलीय भागों में कनेक्टिविटी हो सकती है, वहां पर हमें ऑप्टिकल फाइबर का जो नेटवर्क है उसको प्रमुख रूप से विस्तारित करने की आवश्यकता है। वो जितना विस्तारित होगा, हम 5G नेटवर्क को उतना बेहतर रूप में भारत में लागू कर पाएंगे। आज के दूसरे आलेख को हम देखते हैं, और ये आलेख प्रमुख रूप से कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार या रिवाइवल की जो स्थितियां हैं उसके संदर्भ में बात करता है। आलेख में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर देश में निवेश की स्थितियों को मजबूत नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार या रिवाइवल होना आसान नहीं है। प्रश्न संख्या 6 पर यह आलेख है और सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र में अर्थव्यवस्था से संबंधित है। प्रमुख रूप से अगर हम निवेश की स्थितियां देखें तो निवेश के संदर्भ में हमेशा ये कहा जाता है कि निवेश अगर अर्थव्यवस्था में मजबूत होता है तो उससे प्रमुख रूप से हम उत्पादन की जो प्रक्रियाएं हैं उनको बढ़ा सकते हैं। उत्पादन के बढ़ने का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो प्रबल होती हैं, साथ साथ आय के साधन बढ़ते हैं।
आय के साधन अगर बढ़ते हैं तो अर्थव्यवस्था में व्यय की स्थितियां बढ़ती हैं और मांग अर्थव्यवस्था में बढ़ती है। मांग अगर बढ़ती है तो यह उत्पादन की प्रक्रियाओं को पुनः मजबूत करती है। तो पूरी अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में आप देखें तो निवेश का काफी महत्व है। निवेश दोनों रूप में, घरेलू निवेश और विदेशी निवेश। इसीलिए आलेख में कहा गया है कि निवेश में जो पिछड़ेपन की स्थिति दिख रही है, जो कमजोरी दिख रही है, उसको हमें दूर करने की आवश्यकता है। यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण 1997 के बाद का दिया गया है, जब 1997 का जो एशियाई वित्तीय संकट था, जिससे एशिया के बाजारों में प्रमुख रूप से एक मंदी की स्थिति थी। वहां पर अगर हम देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार एक तरह से सत्ता में आई थी, अगर हम इस एशियाई वित्तीय संकट के बाद की स्थितियों में देखें तो उन्होंने प्रमुख रूप से अर्थव्यवस्था में निवेश की स्थितियों को बढ़ावा दिया। खासतौर से अगर हम देखें तो सार्वजनिक सड़क निर्माण की प्रक्रियाओं को तेजी से आगे बढ़ाया गया, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो इस तरह की परियोजनाओं को सरकार ने बड़े पैमाने पर बढ़ाकर एक तरह से परिवहन और अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ने की प्रक्रियाओं को तेज किया और माना गया कि इसने अर्थव्यवस्था में एक तरह से पुनरुद्धार की स्थितियों को बढ़ावा दिया। अगर हम सन 2000 के दशक की प्रमुख रूप से बात करें तो जिस रूप में अर्थव्यवस्था में निवेश किया गया, आधारभूत ढांचे के रूप में परिवहन को मजबूत किया गया, अर्थव्यवस्था में निर्यात की स्थितियां भी मजबूत हुई और निवेश और निर्यात के आधार पर आप देखें तो जीडीपी में एक बड़ा उछाल देखा और 8 से 9% के बीच में आप देखें वार्षिक रूप में हमारी जो जीडीपी है उसकी एक वृद्धि दिख रही थी। तो ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में अगर निवेश की स्थितियां बढ़ती हैं तो उसके सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। अगर हम सन 2000 से 2010 के दशक की बात करें, जहां पर निर्यात और निवेश के कारण आप देखें कि जीडीपी बढ़ी हुई थी, अगर हम 2010 से 2020 के दशक की बात करें तो यहाँ पर निवेश की स्थितियों में गिरावट आई। लेकिन इसके विपरीत एक प्रक्रिया जरूर देखी गई कि अगर हम सकल अचल पूंजी निर्माण की बात करें, जिसको हम सकल स्थिर पूंजी निर्माण भी कहते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे अगर हम बात करें अलग अलग प्रकार की जो मशीनें एक तरह से अर्थव्यवस्था में उपयोग की जा रही हैं, या हम बात करें जो भी कंस्ट्रक्शन या निर्माण किया जा रहा है, ये अगर हम देखें तो एक तरह से क्या है, अचल पूंजी है, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। क्योंकि इसके आधार पर हम देखें अर्थव्यवस्था में भविष्य की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनका एक तरह से आधार बनता है। तो इस तरह का जो पूंजी निर्माण है वो अर्थव्यवस्था में बढ़ा है। अगर हम 2015-16 से तुलना 2019-20 की करें, अभी हमने जो आंकड़ा देखा 2015-16 की तुलना में 2019-20 में, तो सकल अचल पूंजी निर्माण की प्रक्रियाएं बढ़ी हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी एक तरह से हमारा पूंजी निर्माण बढ़ता है उसमें 90% से अधिक योगदान निश्चित रूप में निवेश का होता है। यानी अगर हम कह रहे हैं कि सकल स्थिर पूंजी निर्माण हमारा बढ़ा है 2015-16 की तुलना में 2019-20 में, इसका मतलब निवेश भी यहाँ पर बढ़ा होगा। लेकिन फिर आपको निवेश की परिभाषा के संदर्भ में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बजट में निवेश की जो परिभाषा दी जाती है उसमें आप ध्यान रखें कि किसी भी तरह की वित्तीय परिसंपत्ति को अगर खरीदा जाता है या राज्यों को जो ऋण दिया जाता है, ये सभी एक तरह से वित्तीय निवेश में आ जाते हैं। यानी वास्तविक रूप में आप देखें तो अर्थव्यवस्था में जो निवेश एक तरह से हो रहा है, चाहे विदेशी निवेश है या घरेलू निवेश है, उसमें बहुत अधिक वृद्धि नहीं है। केवल बजट में निवेश की जो परिभाषा ली जाती है उसमें वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद करना, जैसे मान लीजिए शेयर खरीदे गए, बॉन्ड खरीदे गए हैं, तो उसको भी निवेश मान लिया जाता है। और मान लीजिए अगर भारत सरकार ने राज्यों को कोई ऋण दिया है तो उसको भी भारत सरकार एक निवेश मान लेती है। तो ये सारा हिस्सा एक तरह से बढ़कर हमें निवेश की बढ़ती हुई स्थिति को दिखाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तविक रूप में निवेश को लेकर स्थितियां उतनी मजबूत नहीं हुई है। क्योंकि आप ध्यान रखें, आप निवेश को जितना भी बढ़ता हुआ दिखाएं, अगर पूंजी निर्माण की प्रक्रियाएं उत्पादक स्थितियों को बढ़ावा नहीं देती हैं तो ऐसे पूंजी निर्माण का बहुत अधिक लाभ नहीं है। तो आप ये दिखा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में निवेश की स्थितियां बढ़ी हैं, इससे सकल स्थिर पूंजी निर्माण बढ़ा है। लेकिन ये जो पूंजी निर्माण हो रहा है इससे उत्पादन की स्थितियां वास्तविक रूप में कितना बढ़ी हैं ये सरकार बड़े पैमाने पर बताने में सफल नहीं है। तो ये एक बड़ी समस्या है कि आप निवेश की एक गलत परिभाषा का उपयोग करके आप सकल स्थिर पूंजी निर्माण को बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। लेकिन सकल स्थिर पूंजी निर्माण के बढ़ने के बाद भी अर्थव्यवस्था में उत्पादक जो स्थितियां हैं वो उतनी नहीं बढ़ी हैं। यहाँ पर आलेख में ये भी कहा गया है कि भारत की आयात पर जो निर्भरता है वो बढ़ी है। प्रमुख रूप से अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग जहां पर बड़े पैमाने पर रोजगार एक तरह से उत्पन्न किए जा सकते हैं, क्योंकि इसको श्रम सघन क्षेत्र माना जाता है। जैसे वस्त्र निर्माण के केंद्र, जूते चप्पल के निर्माण केंद्र हैं, तो ये सब क्या है, ये विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग है। तो यहाँ पर आप देखें कि प्रमुख रूप से मैन्युफैक्चरिंग या एक तरह से जो विनिर्माण है उसकी हिस्सेदारी 2011-12 में जो 19.2% थी वो 19-20 में गिरकर 16.5% रह गई। ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण है, जहां पर बड़े पैमाने पर एक तरह से श्रमिक रोजगार प्राप्त कर सकते हैं,
उनमें निवेश बड़े पैमाने पर नहीं बढ़ा है। इस प्रकार आंकड़ा ये दिखा रहा है कि विनिर्माण में बड़े पैमाने पर निवेश की जो स्थितियां हैं वो उतनी नहीं बढ़ी हैं, उनमें गिरावट आई है। यानी विनिर्माण से रोजगार जो बढ़ सकता है वो स्थितियां उतनी बेहतर नहीं है। आप आंकड़ा देख सकते हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ पर बात करें, यानी जो एक तरह से पूंजी निर्माण हो रहा है, अगर हम जीडीपी के एक तरह से प्रतिशत में देखें तो ये आंकड़ा मैन्युफैक्चरिंग में आप देखें 19.2 था और 19-20 में गिरकर 16.5% रह गया। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर आंकड़े में आप देख सकते हैं कि विनिर्माण में प्रमुख रूप से जीडीपी का भाग जो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में लग रहा है उसमें एक गिरावट आ रही है और ये स्थिति विनिर्माण की कमजोरी को दर्शाती है। इसी के साथ साथ आप देखें, विनिर्माण अगर कमजोर हुआ है तो मेक इन इंडिया जो कैंपेन भारत सरकार ने प्रारंभ करी थी वो उतनी सफल नहीं रही है। आयात पर हमारी जो निर्भरता है वो बढ़ गई है। चीन से हम आयात एक तरह से देख रहे हैं कोविड-19 के बाद की स्थितियों में बढ़ा है। जैसे उर्वरक का निर्यात चीन से बढ़ाया गया है। साथ साथ अगर हम थोक दवाओं की बात करें या दवा निर्माण करने के लिए जो एक तरह से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है एपीआई, तो सक्रिय दवा सामग्री जो दवा निर्माण के लिए आवश्यक होती है वो हम बड़े पैमाने पर आयात कर रहे हैं। कहाँ से? चीन से। इसी तरीके से अगर हम पूंजीगत वस्तुओं की बात करें तो यहाँ पर भी प्रमुख रूप से आयात की स्थितियां बढ़ी हैं। जैसे अगर हम मशीन की बात करें तो पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन भारत में बड़े पैमाने पर नहीं बढ़ा है और जितना आयात बढ़ेगा ये देश की अर्थव्यवस्था को एक तरह से नकारात्मक स्थिति में ले जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, यानी जो सकल पूंजी निर्माण हो रहा है, जैसे मशीन की बात कर रहे हैं हम या निर्माण की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, वहां पर जो विदेशी पूंजी का योगदान है 2014-15 में ये 308% था और ये गिरकर हम देखें तो 2019-20 में रह गया है 2.5%। तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पूंजी निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें विदेशी पूंजी की एक स्थिति कम हुई है। तो ये निवेश की गिरती स्थिति को दर्शाता है। यहाँ पर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार निवेश हिस्सेदारी में गिरावट के साथ साथ औद्योगिक उत्पादन की जो वृद्धि है उसमें भी गिरावट आई है। 2015-16 में ये 13.1% थी, लेकिन अगर हम 2019-20 में आप देखें तो ये ऋणात्मक 2.4% है। तो औद्योगिक उत्पादन की स्थिति में भी गिरावट है। तो ये निवेश की जो गिरती स्थिति है उसी को कहीं ना कहीं दर्शाती है। तो वहां पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। देश की अर्थव्यवस्था में जो भी एक तरह से निवेश की स्थितियां हैं उसमें जो सार्वजनिक निवेश है, यानी सरकार के द्वारा जो प्रमुख रूप से निवेश किया जा रहा है उसमें तेजी से वृद्धि नहीं हो रही है। और जब भी सरकारें निवेश एक तरह से अर्थव्यवस्था में करने से पीछे हटती हैं, कहीं ना कहीं निवेश की स्थितियां अपने आप कमजोर होती हैं। लेकिन कोविड काल में अगर हम देखें तो सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में एक तरह से उधार लेकर निवेश की प्रक्रिया को बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर सार्वजनिक निवेश की स्थितियाँ थोड़ी मजबूत हुई हैं, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो यहाँ पर और ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। अगर हम अलग अलग क्षेत्रों में प्रमुख रूप से जो एक तरह से सकल पूंजी निर्माण की स्थितियाँ हैं उनको यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम आंकड़े में देखें तो प्रमुख रूप से जो पहला हमारा ग्राफ है वो दर्शाता है कि जो भी देश की जीडीपी है और साथ साथ वास्तविक रूप में अगर हम देखें जो सकल स्थिर पूंजी निर्माण हो रहा है। अगर हम आंकड़ा 2011-12 में देखें तो सर्वोच्च स्तर पर 34.3% था। इसमें अगर हम देखें तो क्रमागत रूप में गिरावट आती गई है और ये अपने निम्नतम स्तर पर 2015-16 में पहुंचा है। उसके बाद की स्थितियों में इसमें वृद्धि हुई है और 2019-20 में आप देखें तो ये 32.5% तक पहुंचा है। तो एक तरह से और ज़्यादा इसको वृद्धि करने की आवश्यकता है। साथ साथ हम अलग अलग क्षेत्रों की अगर हम बात करें जो सकल पूंजी निर्माण में योगदान करते हैं जीडीपी के प्रतिशत का, तो यहाँ पर अगर हम 2011-12 का आंकड़ा कृषि में देखें तो ये 8.5% है। ये 14-15 में गिरकर 7.7 और 19-20 में गिरकर 6.4% रह गया। इसी प्रकार अगर हम इंडस्ट्री या उद्योग की बात करें तो 38.1, फिर 33.7, फिर 32.5 और मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण जहां पर श्रमिक एक तरह से ज़्यादा बड़ी संख्या में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि विनिर्माण फैक्ट्री उत्पादन को हम कहते हैं जो एक तरह से श्रम सघन क्षेत्र है। यहाँ पर आप देखें 19.2 से गिरावट हुई है 17.6 और 19-20 में गिरकर 16.5% रह गया है। यहाँ पर एक ही क्षेत्र जहाँ पर मजबूती है और वो है सेवा क्षेत्र, जो आंकड़ा 2011-12 में 47.3 था, 14-15 में बढ़कर 49% और 19-20 में बढ़कर 52.3% हुआ है। तो इस रूप में सेवा क्षेत्र लगातार एक तरह से जो सकल स्थिर पूंजी निर्माण है उसमें योगदान बढ़ाता जा रहा है। लेकिन तुलनात्मक रूप में अगर हम देखें तो हमारा जो कृषि क्षेत्र है, साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था में जो उद्योग का भाग है या इसी से जुड़ा हुआ जो विनिर्माण है, वहां पर स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। तो कृषि और उद्योग में एक तरह से जो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया वो लगातार घटती जा रही है। इसका सीधा अर्थ है इन क्षेत्रों में निवेश की स्थितियां कहीं ना कहीं कमजोर हैं। तो यहाँ पर हमें प्रमुख रूप से ध्यान देना है। तो हमको जो बढ़ता हुआ स्तर दिख रहा है उसका बड़ा कारण क्या है? सेवा क्षेत्र।
उसमें भी अगर हम देखें परिवहन में भी सड़क जो मार्ग हैं उनको विस्तार करने में जो काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से, जो निवेश अर्थव्यवस्था में जा रहा है, वो सेवा क्षेत्र को आगे बढ़ा रहा है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि कृषि और उद्योग में जो भी एक तरह से निवेश आ रहा है उसको बढ़ाया जाए, तभी इसका योगदान सकल पूंजी निर्माण की जो प्रक्रिया है उनमें बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था में आप देखें तो उत्पादक स्थितियां बढ़ पाएंगी। अगर हम वर्तमान स्थितियों में देखें तो हमें निवेश को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो वर्तमान वैश्विक स्थिति है अर्थव्यवस्था की, वो इसके लिए कहीं ना कहीं आवश्यक कारण बनती है। आप देखें बहुत सारे ऐसे कच्चे माल हैं जिसके लिए हम एक तरह से बाहरी देशों पर निर्भर हैं। जैसे हम कृषि क्षेत्र में प्रमुख रूप से एक इनपुट के रूप में अगर हम उर्वरक की बात करें, चाहे हम यूरिया की बात करें, चाहे डीएपी की बात करें, चाहे एमओपी की बात करें, हम इसके लिए आयात पर कहीं ना कहीं निर्भर हैं। अगर हम पूंजीगत वस्तुओं की बात करें तो अभी भी हम बाहर से इसका बड़े पैमाने पर एक तरह से आयात करते हैं। तो हमें इन क्षेत्रों में घरेलू क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, तभी जो भी बाहरी आर्थिक चुनौतियां हैं जैसे रूस यूक्रेन के विवाद के कारण जो स्थितियां बनी, उनका हम सामना कर पाएंगे। अन्यथा देश की अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार या रिवाइवल होना आसान नहीं है। हम देखें तो देश की अर्थव्यवस्था में लगातार अगर हम डॉलर की तुलना में रुपए का मूल्य देखें तो 80 के स्तर को भी पार कर रहा है। और इसका बड़ा कारण क्या है? इसका बड़ा कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई ब्याज दर है, क्योंकि अमेरिका में जो मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रित करने के लिए वहां का केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को बढ़ा रहा है। और भारत में भी आप देखें जो मुद्रास्फीति बनी हुई है उसको नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं। तो ये निवेश की स्थितियों को कमजोर करेगा, क्योंकि अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो एक तरह से उद्योग जगत को जो निवेश है वो सस्ता प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी सुधार की जो संभावनाएं हैं उस पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े, जो वैश्विक स्तर पर एक तरह से प्रभाव अमेरिका का दिखता है। जैसे वहां पर मुद्रास्फीति बढ़ी है तो ब्याज दरें बढ़ाकर उसको नियंत्रित करने का प्रयास है। तो इससे भारत से बड़े पैमाने पर निवेश बाहर जा रहा है और रुपए डॉलर की विनिमय दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए हमें अर्थव्यवस्था में निवेश की स्थितियां, खासतौर से सार्वजनिक निवेश की स्थितियों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। वर्तमान में अगर हम भुगतान संतुलन की बात करें, यानी भारत की अर्थव्यवस्था का शेष अर्थव्यवस्था के साथ जो लेन देन है उसमें हम घाटे की स्थिति में चल रहे हैं। मतलब जितना वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम एक तरह से बाहर भेजते हैं सामान, उससे ज़्यादा हमारे यहाँ आ रहा है। तो ये स्थिति अर्थव्यवस्था में आप देखें कि संतुलित मानी जाती है अगर जीडीपी का 2.5% है, लेकिन वर्तमान में ये आंकड़ा इसके ऊपर जा चुका है। तो इन सभी स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक ये है कि जो घरेलू निवेश है उसमें भी सार्वजनिक जो निवेश है वहाँ पर सरकार को स्थितियाँ बढ़ानी पड़ेगी, तभी निजी निवेश भी अर्थव्यवस्था में बढ़कर हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है और जो पुनरुद्धार या रिवाइवल की स्थिति है कोविड-19 के बाद, उसको आगे बढ़ाने में सफल हो पाएगा। आज के अपने अगले आलेख को हम देखते हैं, एडिंग डिजिटल लेयर्स ऑफ इंडिग्निटी। यहाँ पर यह माना जा रहा है कि डिजिटल प्रक्रियाओं को जैसे जैसे सरकार बढ़ावा दे रही है, इसमें कहीं ना कहीं जो मानवीय पक्ष हैं वो पीछे हट रहे हैं और इससे लोगों को अपने अधिकार लेने में कहीं ना कहीं समस्याएं आ रही हैं। उसी संदर्भ में आलेख में कुछ योजनाओं में जो तकनीक का प्रयोग बढ़ाया गया है, डिजिटल प्रक्रियाएं बढ़ाई गई हैं, उनके उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो संवैधानिक अनिवार्यता इस रूप में है कि सम्मान के साथ सभी को जीने का एक तरह से अधिकार है और डिजिटल पहल जैसे जैसे एक तरह से बढ़ रही है, माना जा रहा है कि सम्मान के साथ जीने की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं बाधाएं बढ़ रही हैं। और अंतिम रूप में आप जैसे जैसे डिजिटल प्रक्रियाओं को बढ़ाते हैं, जो अमानवीकरण एक तरह से है वह एक तरह से शासन का होता है और शासन के ऊपर विश्वास और जो मानवीय पक्ष है वहाँ पर एक तरह से अपारदर्शी स्थिति बन जाती है, क्योंकि हर प्रकार की सुविधाओं के लिए, हर प्रकार के सरकार के जो कदम है उनके लिए हम कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी का सहारा लेते हैं। ये स्थिति जो मानवीय पक्ष है उसको एक तरह से पीछे हटाती है और उस आधार पर हम केवल तकनीक के आधार पर किसी भी तरह के जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो लोग तकनीक के साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं या तकनीक का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनको सुविधाएं या जो भी लाभ है वो मिलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर अगर हम 2 प्रकार की पहल देखें जो सरकार ने शुरू करी है। अगर हम एक योजना की बात करें, एकीकृत बाल विकास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में ये शुरू की गई थी और इसे दुनिया में अगर हम देखें तो सबसे बड़े बचपन की देखभाल और विकास कार्यक्रमों में एक माना जाता है। यहाँ पर 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं उनको पूरक पोषण दिया जाता है। और आप ध्यान रखें 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ जुड़ने के बाद यह एक कानूनी अधिकार के रूप में हो गया है। इसके माध्यम से अगर हम देखें, जो अधिकार धारक है जिनको इस योजना में एक तरह से लाभ दिया जाना है, वो स्थानीय आंगनवाड़ी में गर्म पका हुआ भोजन या जो राशन है वो अपने घर ले जा सकते हैं और बना सकते हैं।
2021 में केंद्र सरकार ने आईसीडीएस के साथ साथ जितनी भी पोषण को मजबूत करने की सरकारी पहल हैं उनकी निगरानी करने के लिए कि जिनको पोषण सहायता दी जा रही है उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, एक केंद्रीकृत तंत्र बना दिया और इसका नाम रखा गया पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर के माध्यम से अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से जो पोषण की स्थितियां जिनको मिलनी चाहिए उसका एक तरह से ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता है। यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो भी एक तरह से केंद्रीय कोष बनाया जा रहा है जिससे राज्यों को पूरक पोषाहार के लिए एक तरह से मदद देनी है, वहाँ पर सरकार ने उसको आधार संख्या से जोड़ दिया है। यानी राज्यों को ये कहा गया है कि जो भी एक तरह से व्यक्ति पोषण अधिकार प्राप्त कर रहे हैं आईसीडीएस या अन्य योजनाओं में, आपको उनके आधार संख्या वो प्रमुख रूप से बताने हैं, उसके आधार पर ही आपको जो केंद्रीय कोष है योजना के संदर्भ में जारी किया जाएगा। यहाँ पर प्रमुख रूप से आप देखें 0 से 5 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनमें 3/4 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि आधार संख्या अगर नहीं है तो इसकी कमी के कारण बच्चों को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। सरकार के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि आंगनबाड़ी में अगर मान लीजिए बच्चों के आधार नहीं है तो माताओं के आधार के प्रमाण के आधार पर उनको भोजन दिया जाए। यहाँ पर हम देखें तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का एक आंकड़ा है कि 5 वर्ष से कम आयु के 36% बच्चे हैं अविकसित हैं और इस आयु वर्ग के लगभग 1/3 बच्चे वजन में कम है, यानी उनकी जो उम्र है और जो उनकी लंबाई है उसके अनुसार उनका वजन नहीं है। तो ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं पोषण की कमी है। यहाँ पर अनुसंधान के माध्यम से ये पाया गया है कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे की माता का जो आधार है वो प्रमाणित नहीं हो पाता है तो उस बच्चे को यहाँ पर पोषण का अधिकार नहीं मिलेगा। तो ये स्थिति अगर बनती है तो यहाँ पर आप देखिए जो मानवीय पक्ष है पोषण का वो कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है और पूर्णतः हम तकनीक पर आधारित हो गए हैं और कभी कभी बायोमेट्रिक मैच भी नहीं करते हैं। यानी अगर माता के पास आधार कार्ड है भी, उसकी आधार संख्या है भी, हो सकता है उसका बायोमेट्रिक मशीन के साथ मैच ना हो, उस आधार पर जो भी पोषण उसके बच्चे को मिल सकता है वो नहीं मिलता है। इसीलिए हमें तकनीक के अलावा अन्य प्रकार के विकल्पों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक और अगर हम केंद्र सरकार की योजना की बात करें मनरेगा, तो यहाँ पर श्रमिकों की जो उपस्थिति है उसको दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर इस तरह का ऐप प्रारंभ किया गया है। अब इस ऐप को शुरू करने के बाद सरकार की तरफ से आदेश है कि एक दिन में श्रमिक को 2 टाइम स्टैम्प्ड और जियो टैग की गई तस्वीरें एक तरह से रिकॉर्ड करनी होंगी और कार्यक्रम की जो नागरिक निगरानी है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आप ध्यान रखें भुगतान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए और जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी निगरानी बढ़े, वो सरकार का उद्देश्य है। इस ऐप के माध्यम से लोगों की जो हाजिरी है वो लगाई जाती है। यानी ऐप आने के बाद मनरेगा में अगर हम देखें जहां पर 20 या उससे ज्यादा श्रमिक काम करते हैं वहां पर ऐप के माध्यम से ही लोगों की एक तरह से जो उपस्थिति है वो दर्ज की जाएगी। भौतिक उपस्थिति के लिए जो रजिस्टर है उसको एक तरह से बंद कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि सामान्य तौर पर होता ही है कि मान लीजिए आपने 3 घंटे काम किया तो मनरेगा में काम करने के बाद आप छुट्टी लेते हैं और कोई अपना घर का काम या दूसरा काम करके अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें आपका काम खत्म हो गया, उसके बाद भी आपको रुककर अपनी जियो टैगिंग या टाइम स्टैम्प कराना पड़ेगा इस ऐप के माध्यम से। अब ये ऐप अगर हम देखें तो आपको ऐप पर फोटो खिंचवाने और जियो टैगिंग के लिए जो समय है वो अतिरिक्त रूप में देना पड़ता है कार्यस्थल पर। तो मनरेगा के जो कर्मी हैं उनको जो आमदनी अतिरिक्त तो हो सकती है या कोई अन्य कार्य वो कर सकते हैं उससे एक तरह से वो वंचित हो रहे हैं। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं सही नहीं है। इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं अगर हम श्रमिकों को एक तरह से उनकी वहाँ पर जांच करने के लिए हम वहाँ पर जियो टैगिंग की बात कर रहे हैं तो अतिरिक्त रूप में उनके काम करने की स्थितियाँ रुकती हैं। तो इस आधार पर सकल घरेलू उत्पाद जो देश का है उसमें श्रमिकों का जो योगदान है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है और उन्हें कार्यस्थल पर अपनी जो उपस्थिति है वो एक तरह से निर्धारित करने के लिए काम करना पड़ता है। और सामान्य तौर पर ये जो उपस्थिति है वो स्मार्टफोन में एक ऐप के माध्यम से ही हो सकती है। यहाँ पर इस तरह के उदाहरण भी हैं कि कई श्रमिकों के द्वारा इस ऐप के माध्यम से मनरेगा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए स्मार्टफोन एक तरह से ऋण पर खरीदे गए हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि जब भी आप इस तरह की लोगों की उपस्थिति के लिए एक ऐप के माध्यम से सुविधाओं को बढ़ावा देते हैं तो मनरेगा पर जो भी कार्यस्थल का पर्यवेक्षण होता है वो प्रभारी एक तरह से स्थानीय महिलाएं होती हैं। तो स्थानीय महिलाओं पर एक तरह से जो बोझ है वो आपने बढ़ा दिया क्योंकि ऐप के माध्यम से लोगों की जो उपस्थिति है वो आपको सुनिश्चित करानी है। तो ये महिलाओं की स्थिति को कहीं ना कहीं कमजोर करता है। साथ साथ आप ऐप के माध्यम से जो निगरानी की प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं उसकी जगह जो एक तरह से सोशल ऑडिट होता है यानी सामुदायिक रूप में ऑडिट करने की जो प्रक्रिया है, जांच करने की जो प्रक्रिया है वो आप बढ़ावा दें। केवल डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से ही सारे कार्य नहीं हो सकते हैं। इसीलिए अगर हम आगे की राह की बात करें
तो तकनीक के साथ जो मानवीय हस्तक्षेप है उसका विकल्प रहना चाहिए। यानी ऐप के साथ साथ आप भौतिक रूप में भी एक तरह से रजिस्टर वहां पर बनाएं, जिससे कि व्यक्ति भौतिक रूप में भी अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करा सके। तकनीक की अनिवार्यता सेवा लाभ में बाधा न बने, ये सरकार सुनिश्चित करे। अगर जैसे हमने आईसीडीएस योजना की बात करी, अगर मान लीजिए माता का आधार संख्या है वो एक तरह से वहां पर प्रूव नहीं हो पाती, सिद्ध नहीं हो पाती है, तो बच्चे को पोषण का लाभ नहीं मिलता है, ये एक तरह से हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो तकनीक की अनिवार्यता से सेवा लाभ की स्थितियां न रोकें, ये सरकार को ध्यान देना होगा। साथ साथ हम सामुदायिक निगरानी पर ध्यान दे सकते हैं। तो डिजिटल जो प्रक्रियाएं हैं उनके ऊपर हम उतना दबाव नहीं डालेंगे। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में स्थितियां मजबूत होती हैं तब हम डिजिटल प्रक्रियाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। अन्यथा अगर हम यहाँ पर मानवीय पक्ष को ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत सारी जो अनिवार्य सरकारी योजनाएं हैं जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ होता है, वहाँ पर लाभ की स्थितियां कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएंगी। आज के अपने अंतिम आलेख को हम देखते हैं, MC12 ओवर इट्स गेन्स फॉर द डेवलप्ड वर्ल्ड। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से जिनेवा में WTO की जो मंत्री स्तरीय बैठक है वो 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक अभी संपन्न हुई है और उसी के संदर्भ में प्रमुख रूप से आलेख में चर्चा है। जब हम WTO की 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रमुख रूप से जो निर्णय लिए गए थे उसके संदर्भ में हमने एक एक्सप्लेन्ड सत्र संचालित किया था जो शनिवार को 8 से 9 के बीच में हुआ था। तो उस एक्सप्लेन्ड सत्र में जो भी हमने चर्चा करी थी उसको ध्यान से आप फिर से इस तरह से वीडियो में देख सकते हैं और उसके माध्यम से जो भी यहाँ पर निर्णय लिए गए थे उनके अलग अलग तथ्य आप समझ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम पीछे की वीडियो में देखें तो हम इसके संदर्भ में कई रूप में चर्चा कर चुके हैं। प्रमुख रूप से यहाँ पर बताया गया है कि जो विकसित देश हैं उनको लाभ की स्थितियां बढ़ी हैं, क्योंकि यहाँ पर एक विवादित मुद्दा ये था कि जो भी एक तरह से कोविड-19 के लिए अलग अलग वैक्सीन है, वैक्सीन में जो भी एक तरह से कॉपीराइट के अधिकार हैं उनको लेकर एक तरह से खासतौर पर भारत और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो उनको लगभग 100 देशों का समर्थन मिला था कि कॉपीराइट में थोड़ी छूट दी जाए जिससे कि सस्ती दरों पर एक तरह से वैक्सीन का उत्पादन किया जा सके। लेकिन अगर हम देखें तो जर्मनी, यूके, जापान, स्विट्जरलैंड, यूएसए इन देशों ने इसका विरोध किया और अंतिम रूप में अगर हम देखें तो 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक में भी जो भी एक तरह से यहाँ पर छूट दी गई है वो प्रमुख रूप से आप देखें कुछ समय के लिए दी गई है और ये एक तरह से आपका पूर्ण रूप से नहीं है। तो अलग अलग जो भी दवाओं की या तकनीक की आवश्यकता होती है कोविड-19 के इलाज के लिए उसमें किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। वैक्सीन के संदर्भ में बहुत नियंत्रित रूप में छूट दी गई है। इसी के साथ साथ अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है भारत सरकार की तरफ से आप देखें FCI के द्वारा जो अनाज खरीदा जाता है सरकार उसको सस्ती दरों पर एक तरह से लोगों को उपलब्ध कराती है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अंतर्गत। तो इसके संदर्भ में जो भंडारण भारत के द्वारा किया गया है उसको लेकर भारत एक तरह से WTO के जो नियम है उनके अनुसार प्रक्रियाएं चाहता है, क्योंकि बहुत सारे देश इसका विरोध करते हैं और वो मानते हैं कि भारत इस भंडार का उपयोग निर्यात के लिए करता है। तो यहाँ पर खाद्य सुरक्षा के लिए जो हम पब्लिक स्टॉक होल्डिंग करते हैं, जो सार्वजनिक भंडारण करते हैं, उसके लिए 2013 में अगर हम देखें तो बाली बैठक में हमको एक तरह से छूट दी गई थी और ये एक तरह से कहलाता है पीस क्लॉज। तो यहाँ पर छूट देने का उद्देश्य ये था कि विकासशील देश के रूप में भारत आप देखें अपने कृषि उत्पादन का 10% जो भाग है वो सब्सिडी दे सकता है। अगर हम विकसित देशों की बात करें तो वो 5% दे सकता है। लेकिन अगर हम सार्वजनिक भंडारण करते हैं खाद्य वस्तुओं का और उससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं तो हमारी खाद्य सब्सिडी 10% के ऊपर जा सकती है और अगर जाती है तो हम 2013 की बाली बैठक के अनुसार जो निर्णय लिया गया था हम घोषणा करेंगे कि हम पीस क्लॉज लागू कर रहे हैं। तो भारत इसके लिए स्थायी एक तरह से समझौता चाहता है, क्योंकि 2013 के बाद लगातार इसको टाला गया है। लेकिन आप देखें तो इस बैठक में भी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और आगे की स्थितियों के लिए कहीं ना कहीं बातों को अभी रोका गया है। इस रूप में अगर हम देखें तो WTO की जो मंत्री स्तरीय बैठक है वहां पर विकसित देशों को लाभ की स्थितियां बनती हैं। गहरे समुद्र में अवैध रूप में जो मछली पकड़ी जाती है, जिस पर अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें, जापान की बात करें, इन देशों के द्वारा बड़े पैमाने पर जो सब्सिडी दी जाती है उसको भारत एक तरह से रोकने की बात कर रहा था। लेकिन इसके संदर्भ में 2 वर्ष के लिए कह सकते हैं प्रक्रियाओं को अभी रोका गया है और भारत जो अपने मछली पालन करने वाले उद्योग में जो छूट देता है उसकी अभी अनुमति दी गई है। तो जो हम मछली पालन के लिए एक तरह से बात कर रहे थे कि सब्सिडी न दी जाए और गहरे समुद्र में जो अवैध मछली पकड़ी जाती है उस पर जो सब्सिडी है उसको रोका जाए, उसके संदर्भ में हमारे पक्ष में एक तरह से निर्णय नहीं हुआ है। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की बात करें, जैसे डिजिटल रूप में कोई गाना है, कोई पॉडकास्ट है, उसका जो भी एक तरह से व्यापारिक लेन देन किया जाता है तो उसके ऊपर भारत ये चाहता था कि एक तरह से जो कस्टम ड्यूटी है, जो सीमा शुल्क है, वो एक तरह से लगाया जाए, क्योंकि माना जाता है कि अरबों डॉलर का जो सीमा शुल्क है वो यहाँ पर हानि होती है। लेकिन
प्रमुख रूप से विकसित देशों के द्वारा जो विरोध किया गया, तो वो प्रक्रिया भी अभी रुकी हुई है। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता है उसके ऊपर कोई सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी अभी नहीं लगाई गई है। आगे इस पर एक तरह से विचार किया जाएगा। प्रमुख रूप से अगर हम बात करें पेटेंट के संदर्भ में, कॉपीराइट को लेकर, या औद्योगिक डिजाइन के लिए, या अगर हम व्यापार रहस्य ट्रेड सीक्रेट की बात करें, लेकिन इनके संदर्भ में कोई इस तरह का जो राहत है वो विकासशील देशों को नहीं मिला है। बस कह सकते हैं कि कुछ अस्थायी रूप में जो छूट है वो दी गई है वैक्सीन को लेकर। अन्य प्रकार से जो प्रतिबंध है वो वैसे ही बने हुए हैं। इस रूप में आलेख में जो कहा गया वो सत्य है कि विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों को जो मंत्री स्तरीय 12वीं बैठक हुई है WTO की जिनेवा में, वहां पर उनको ज्यादा लाभ की स्थितियां बनी हैं। आज की चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, भारत की 5G महत्वाकांक्षा के लिए फाइबराइजेशन चुनौती है। उपरोक्त कथन की समीक्षा करें। 250 शब्द, 15 अंकों का प्रश्न। उत्तर संरचना, सबसे पहले आप भूमिका में फाइबराइजेशन को परिभाषित करें, जो हमने प्रारंभ में इस आलेख में बताया था। मुख्य भाग में आपको बताना है फाइबराइजेशन की आवश्यकता, वर्तमान में समस्याएं क्या हैं और इसके लिए संभव उपाय क्या क्या हो सकते हैं। उसमें प्रमुख रूप से जो उपग्रह के संदर्भ में आपका है वो भी आपको यहाँ पर बताना है। निष्कर्ष में आप बताएंगे फाइबराइजेशन नेटवर्क क्षमता का पूर्ण उपयोग प्रदान करने में और 5G सेवाओं के शुरू होने के बाद बड़ी मात्रा में डाटा ले जाने में मदद करता है। तो इस रूप में फाइबराइजेशन की जो स्थिति है वो आवश्यक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, अमानवीकरण संभावित परिणाम है जब शासन के विश्वास और मानवीय पहलुओं को अपारदर्शी प्रौद्योगिकियों के लिए आउटसोर्स किया जाता है। टिप्पणी करें। 10 अंक और 150 शब्दों का प्रश्न है। उत्तर संरचना, भूमिका, सम्मान के साथ जीने का अधिकार एक संवैधानिक अनिवार्यता है। हालांकि यह शासन में डिजिटल पहल के आसपास की चर्चाओं में शायद ही कभी प्रकट हो पाता है। मुख्य भाग में डिजिटल पहल की आवश्यकता, डिजिटल पक्ष की हानि, आपको ICDS और मनरेगा में जो सुधार किए गए हैं, डिजिटल पक्ष को बढ़ाया गया है, उसका क्या हानि है वो आपको बतानी है। आगे की राह में हमने जो सुधार की बात करी है वो आप बता सकते हैं। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं डिजिटल हस्तक्षेप में मानवीय पक्ष की उपस्थिति संवैधानिक गर्मामयी जीवन का अधिकार सुनिश्चित करेगी। तो इस रूप में हम डिजिटल हस्तक्षेप में साथ साथ मानवीय पक्ष भी अगर ध्यान रखें तो संवैधानिक जो स्थिति है जीवन के अधिकार को लेकर वो कहीं ना कहीं सुनिश्चित हो पाएगी। ये हमारा 25 जुलाई 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।